गुड इवनिंग बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है आज। लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालना सिखाया था, ठीक है, और हम लोगों को मोलैलिटी के बारे में पढ़ना था। एक क्वेश्चन परसेंटेज प्योरिटी का आपके सामने है, क्वेश्चन नहीं करा पाया था, सामने लिखा है। कह रहा है 0.2 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक सैंपल है, रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ 1N KMnO4 इन टाइट्रेशन, देन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज। ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आप देखिए करा क्या रहा है। आप यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का सैंपल ले रहे हैं, कैसा, इम्प्योर, क्योंकि इसी में आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है। और आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं किसे, KMnO4 को, जिसकी नॉर्मेलिटी आपको 1N दी है और इसका वॉल्यूम आपने 10 ml यूज किया है। तो आपको पता है कि केवल ओनली प्योर विल रिएक्ट, ऐसा कुछ हमने सीखा था, याद है ना। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यही तो कहेंगे बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, या मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करेंगे। तो मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड प्योर के कैसे निकालेंगे, ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4। क्लियर, दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में। अब जरा बता W ऑफ P, यही तो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड m/2 होता है, मॉलिक्यूलर वेट का आधा, तो कितना हो गया बेटा 17, इट इज 17 इंटू 1000 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी है 1 इंटू वॉल्यूम है 10। तो एक 0 से 0 कट गया, तो प्योर का वेट आ गया 17/100 यानी 0.17 ग्राम। लीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्योरिटी। तो वैसे तो मैंने फॉर्मूला ही बता दिया था परसेंटेज प्योरिटी का कि वेट ऑफ प्योर अपॉन इम्प्योर इंटू 100, पर निकालोगे कैसे, देखो ऐसे, कितना था 0.2, तो 0.2 में कितना निकला है 0.17, तो एक में कितना अपॉन 0.2, तो 100 में कितना इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 170, नीचे आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया सॉल्व करने पर 85%। इतना प्योर है। बिल्कुल आसान सा होता है, क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता बेटा, बस प्योर वाला रिएक्ट किया तो आपने W ऑफ P निकाल लिया। ये इम्प्योर सैंपल है, ये आपको दिया ही है कि कितना दिया है 0.2 ग्राम, यानी ये कौन सा है, कैपिटल W ऑफ इम्प्योर वाला, ये आपको दिया था। समझ में आया ना, आसान सा क्वेश्चन था बेटा। तो ये था परसेंटेज प्योरिटी, बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगली कंसंट्रेशन पे आते हैं, मोलैलिटी, बस लास्ट है क्योंकि फॉर्मेलिटी तो फॉर्मेलिटी है छोटी सी। हटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसंट्रेशन की बात करते हैं। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन इज मोलैलिटी। काफ़ी काम आती है ये हमारे आगे। जनरली हम इसे स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर मैं मोलैलिटी को m से, मोलैलिटी पूरे नाम से लिखा करूँगा, बाकी स्मॉल m क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी होता है इसलिए मैं स्मॉल m का इस्तेमाल कम करूँगा। देखिए नाम से ही पता चले हैं, अभी मोल तो निकालना ही है। तो जब भी बात करता है मोलैलिटी की डेफिनेशन की, तो आप कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मोल्स, एक ही बात होती है बेटा। और मैंने आपसे कहा था हमेशा किसके निकाला जाता है अमाउंट, सॉल्यूट का। तो कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। अभी तक आप वॉल्यूम ले रहे थे, अब क्या वेट लेते हैं 1000 ग्राम, और या इसी को क्या बोल सकते हैं 1 kg ऑफ, और 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी इस बार सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, इस बार आप किसका वेट ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट का। लीजिए यह है आपकी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या बन गया, सपोज करिए आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोलैलिटी इज नथिंग, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सही है ना, डिवाइडेड पर केजी यानी
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये वेट किसका है? सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट में निकालना है, वेट इन केजी, सिंपल सा। अच्छा, मोल्स कैसे निकालेंगे? हमें पता है मोल्स निकालने का फार्मूला, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। मान लो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दे दिया जाए तो केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? मोलैलिटी का। तो जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज द फॉर्मूला दिस वन। नंबर ऑफ मोल्स हो गए, यदि ग्राम में था तो केजी में बदल दिया 1000 से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो ये क्या है? W ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर वाला W क्या है? ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, चलो यूरिया ले लो, थोड़ा आसान लगेगा। 6 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 500 ml लिखूं या ग्राम लिखूं, वाटर की डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम ऑफ मास, वॉल्यूम और मास और वाटर सेम रहेगा, तो 500 ग्राम ऑफ H2O। तो कह रहा है मोलैलिटी, क्या कह रहा है? मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो आपसे क्या पूछी है बेटा? मोलैलिटी पूछी है। और मोलैलिटी बराबर क्या होती है? ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, यूरिया का कितना दिया है? 6 ग्राम, तो ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 6 डिवाइडेड बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, हो गया। कैपिटल डब्ल्यू यानी ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम दिया, केजी में बदलने के लिए इनटू 1000 कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। 3 जीरो ऊपर हैं, 1 2 3 जीरो यहाँ कट गए, 6 से 6 कट गया, 1/5 यानी 0.2 m, इट इज द मोलैलिटी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम वाटर में प्रेजेंट था, मोलैलिटी पूछ रहा था। तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता था, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता था, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, सॉल्व कर दिया। तो मोलैलिटी में भी मोल्स निकालते हैं, मोलैरिटी में भी मोल्स निकालते हैं, फर्क केवल इतना है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, मोलैलिटी में प्योर सॉल्वेंट का मास लेते हैं। तो कहते हैं दोनों को रिलेट करना हो तो क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से, क्योंकि हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट घटा के सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो कुछ रिलेशंस देखना चाहता हूं कि यदि मोलैरिटी पता हो तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी पता हो तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। तो मैं कुछ रिलेशंस को कैलकुलेट करना चाहूँगा, कुछ रिलेशंस को जनरेट करना चाहूँगा, देखें क्या हम जनरेट कर पाएंगे। क्या हटा दिया जाए क्वेश्चन बेटा? तो डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हटा दिया जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी मोलैलिटी में, और वो बात कर रहा है किसकी? फिर से एक क्वेश्चन की। वो कह रहा है बताइए टोटल मास ऑफ 0.2 मोलल एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन इज। ऐसा क्वेश्चन आता है, कह रहे इसका टोटल मास बताइए कितना होगा। तो देख कितना आसान सा है, मोलैलिटी कितनी दी है? 0.2, टोटल मास पूछ रहा है, ठीक है ना। यदि मोलैलिटी 0.2 दी है तो इसका मतलब आपको मोल्स ऑफ H2SO4 दिए हैं, ये तो मोलैलिटी होती है जो कितने दिए हैं? 0.2 मोल। और आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ वाटर कितने में मौजूद होंगे? 1000 ग्राम में। बोल भाई समझ में आया क्या? यदि मैं सॉल्यूट का मास निकाल लूं इसका, तो मास कैसे निकालते? देखना फॉर्मूला होता है बेटा, मोल्स कैसे निकालते हो बताओ? ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यदि मैं मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले आऊं तो क्या ग्राम वेट मिल जाएगा? यानी मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे मॉलिक्यूलर वेट से, 98 H2SO4 का, तो क्या मिल जाएगा इसका वेट? बता कितना हो गया भैया? 19
196, सही है, और दशमलव यानी 19.6 ग्राम। ये ले, तो H2SO4 यानी सॉल्यूट का मास आ गया। ये किसका वेट है? सॉल्वेंट का। दोनों को जोड़ दूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। कितना आ गया? 1019.6 ग्राम। समझ में नहीं आया? फिर सुनना, मोलैलिटी की डेफिनेशन कहती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन दिया है। तो कह रहा है मोलैलिटी 0.2 है, यानी मोल कितने हैं? 0.2, तो मोल हो गए 0.2 सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट का मास हो गया 1000 ग्राम। सोल्यूशन का वेट पूछ रहा है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के वेट के लिए सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट और जोड़ दो, तो सॉल्यूट 0.2 मोल था, मैंने मोल से मास निकाल लिया फार्मूला यूज करके, मोल बराबर ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, तो मेरा ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। मैंने ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जोड़ दिया, सोल्यूशन का वेट आ गया। आसान सा सवाल था। बोल भाई, क्लियर हुआ है? हटा दिया जाए। चल आगे बढ़ते। तो ये था मोलैलिटी। अब हम बात करने जा रहे थे रिलेशंस की। नेक्स्ट कह रहे रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा दी होनी चाहिए। तो आप कैसे निकालते हैं? देख, मैं डायरेक्ट रिलेशन यदि लिख दूं तो डायरेक्ट रिलेशन ये होता है बेटा कि मोलैलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बस इतना सा काम। यह है रिलेशन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर ये रिलेशन आया कहाँ से? ये कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। सोच, यदि तुम्हें मोलैरिटी दी गई है m, तो मोलैरिटी का मतलब क्या दिए गए हैं? नंबर ऑफ मोल्स बराबर, मोलैरिटी m है तो नंबर ऑफ मोल्स m हो गए। और क्या दिया है तुम्हें इसके अलावा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1000 ml। यही ना पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मोल जो होते हैं। पक्का? अब पहला काम तो ये कर, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से देखते रहे ना, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। निकाले मास ऑफ सॉल्यूशन। बता भाई, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया है, मास निकालना है, तो मास बराबर कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? 1000, डेंसिटी कितनी है? d। तो ये क्या हो गया? मास। यानी डेंसिटी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं। देखते रहे ना, क्या निकालना चाहते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट। बता, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट के मोल्स इनटू सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, मास आ गया। सही है। अब ये बता कि यदि मुझसे मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? सॉल्यूशन से सॉल्यूट घटा दूंगा, तो कितना आएगा जरा बताना? 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया। तो इतने मास में कितने मोल हैं, यानी इतने ग्राम में आएगा। ये डेंसिटी जब आपको किस पे दी? ग्राम पर ml, तो ये ग्राम में आएगा। तो कहते हैं कि ये मास आ गया है किसका? प्योर सॉल्वेंट का इन ग्राम आ गया। तो इतने ग्राम में कितने मोल? इतने। भाई इतने ग्राम में कितने मोल? इतने। तो 1 ग्राम में कितने मोल? इतने अपॉन इतने। और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला गया। तो ध्यान से इसको देख यहाँ पे, तो ये तुम्हें लगेगा कि ये ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट ही तो लिखा है, यानी कैपिटल W ही तो लिखा है, और ये मोल्स लिखे हैं तो मोल्स अपॉन कैपिटल W, और ये ग्राम में था, इसे केजी में बदलने के लिए 1000 कर दिया। तो ऐसे रिलेशन है। अब देख, क्वेश्चन करने के 2 तरीके, एक तो अपन डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रख दें, और एक ये पूरा सॉल्व करें। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन नीचे दिखाया, ये अपने किसी काम का नहीं भाई। हम सीधे फार्मूला याद कर लेंगे और सीधे सीधे फार्मूले में रख दिया करेंगे वैल्यू।
बस डेफिनेशन याद रखिए, यदि आपको मोलैरिटी दी है तो इसका मतलब होता है आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी of 2m CH3COOH solution having density equals to 1.12 gram per ml, ये ले। तो ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2m एसिटिक एसिड सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस। तो ये देख, क्वेश्चन के फॉर्मूले में रखने के लिए तुम्हें वैल्यूज क्या क्या दी गई? तुम्हें मोलैरिटी दी गई है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें डेंसिटी भी दी गई है, बिल्कुल ठीक है। यही तो चीज़ें तो चाहिए, मोलैरिटी चाहिए और डेंसिटी चाहिए। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी एसिटिक एसिड का तुम्हें पता ही कितना होता है, 60। सॉल्व कर ले। तो मोलैरिटी बराबर कितनी आ गई जरा बताना। मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी कितनी दी है 2 × 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.12, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे भैया, कितना हो गया 1120 माइनस, सही है ना 1120, कोई डाउट तो नहीं, माइनस डेंसिटी कितनी, सॉरी मोल कितने हैं 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 यानी 120 माइनस कर दे इसमें से, तो 1120 में माइनस कर दे, कितनी आ गई, उतनी ही आ गई, इट इज 2m। खत्म। केवल जो वैल्यूज थी ऊपर वाले फार्मूले में रख दी मैंने, आंसर आ गया। हमेशा क्वेश्चन में सारी चीजें दी जाती हैं, हमें ये रिलेशन या तो डिराइव करना पड़ता है बेटा, या ये रिलेशन हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि अपन लोगों को तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और अपने पास समय है कम। तो हमारी तो हमेशा कोशिश ये रहेगी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास कोई फार्मूला हो, तरीका हो जिसमें हम वैल्यू रखें और आंसर निकाल लें। तो याद रखिए, हम इसको डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप इसे डिराइव करने समझने की बजाय लर्न कर लें फार्मूला, कि जब भी मोलैरिटी निकालनी है और मोलैरिटी डेंसिटी गिवन है तो मोलैरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस दिस सॉल्व कर लीजिए, आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। मोलैरिटी दी होती आप मोलैरिटी निकाल लेते इस इक्वेशन से। बोल भाई, क्या समझ में आया है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बना ले, फिर एक रिलेशन और देखते हैं। बना दिया 10 सेकंड और। चल, जैसे हमने एक रिलेशन देखा मोलैरिटी और मोलैरिटी में, ऐसे ही बेटा एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये क्या रिलेशन है? आइए इस रिलेशन पे भी नजर डाल लें। ये रिलेशन होता है कि जो मोलैरिटी है किसी भी सॉल्यूशन की, ये बराबर होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, तो ऊपर बचे सॉल्यूट के मोल, नीचे बचे सॉल्वेंट के मोल। सही है, तो ये किसके मोल है? सॉल्यूट के मोल। ये किसके मोल है? सॉल्वेंट के मोल। याद रखिएगा। अब मैं सॉल्वेंट का निकालना चाहता हूं वेट, तो इसे मल्टीप्लाई कर दूं किससे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से। सोच के देख, ये सॉल्वेंट के मोल है, मोल को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे, क्या गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड कर दे तो 1000 चला गया ऊपर, ले आ गई मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब ये जो वैल्यू है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाली, यदि इस वैल्यू को हम सीधे सीधे याद रख लें तो ये वैल्यू होती है 55.6 किसके लिए? फॉर वाटर। और यही वैल्यू होगी 12.8 फॉर बेंजीन,
कहते हैं सर ये कैसे आता है? ये बड़ा आसान है, देख वाटर के लिए 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 सॉल्व कर ले, और बेंजीन के लिए 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 78 सॉल्व कर ले। दोनों को सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। यानी इसको सीधे रख सकते हैं हम वैल्यूज को, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे वो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देख क्वेश्चन कह रहा है इन aqueous solution of H2SO4 mole fraction of water is 0.85। कह रहा है बताइए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। बिल्कुल आसान सा सवाल है। बताइए वाटर क्या है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो सॉल्यूट का तो निकाल ही लोगे, सॉल्वेंट का दिया है तो ठीक है ना। तो बता भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना होगा? 1 से घटा दिया क्योंकि दोनों का सम 1 होता है तो पॉइंट। बता भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? वो हमें 0.85 दिया है। बस सॉल्व कर ले। अब फार्मूला ऊपर है, यानी इन दोनों को डिवाइड ही करना है और मल्टीप्लाई कर देना है वाटर के लिए 55.6 से। तो फार्मूला क्या था? दोनों को डिवाइड कर दे तो मोलैलिटी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, चाहे तो दशमलव हटा सकता है, इनटू वाटर है तो 55.6। सॉल्व कर ले बेटा इसे। अप्रॉक्सीमेट 9.8 m आ जाएगा। सॉल्व करके दिखाऊं? देख ऐसे दशमलव से काट के दिखाऊं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दशमलव से दशमलव काट दे, 1585 हो गया। थोड़ा सॉल्व कर दो इसे, ये 15 ये 85 है, लगभग 6 के करीब आएगा। अब 6 से इसको डिवाइड कर, 6 9 ज़ा 54 16, तो अप्रॉक्सीमेट 9.8 आएगा जब सही से सॉल्व करेगा। मैंने तो सब अप्रॉक्सीमेशन में किया, यानी 9 से थोड़ी सी क्या आएगी? ज़्यादा, क्योंकि ये वैल्यू मैंने तो ऐसे ही सॉल्व किया रैंडमली। तुम सही से सॉल्व करो। 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 17। इसको 17 से सॉल्व कर ले भाई, थोड़ा सा करके दिखाऊं क्या? तो 17 से इसे काटने जा रहा हूँ, देखना 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 3 51, तो 55 में 15 के 4 46, तो कितनी बार जाएगा? 17 46, 17 तिया लगभग 3.3, थोड़ा कम आएगा, तो 3.3 इंटू 3 9.8 के करीब आ गए। अरे कैलकुलेशन कैसे भी कर ले भाई, अपने आप कर ले, मैंने तो ऐसे करके दिखा दिया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बता। एक एक्वस सोल्यूशन में H2SO4 था, मोल फ्रैक्शन वाटर का दिया था, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन पूछी थी। बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला सवाल था। देख ले, और कोई डाउट हो तो और क्वेश्चन करके दिखा दो एक आध। तो ये रिलेशन होता है किसका? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का। हटा दो बेटा। तो ऐसे निकलती है मोलैलिटी, और ये थे मोलैलिटी के रिलेशंस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले 3 ज्ञान की बातें, और इसी में फॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1, व्हाट इज फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी क्या है? इसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। इसका मतलब साफ है। यदि मैं इसको टिप में ले रहा हूं तो इसका मतलब केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं हमारे लिए, बस हमें केवल इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होती। फॉर्मेलिटी इज द मोलैरिटी। ये मोलैरिटी का ही दूसरा नाम होता है ऑफ किसी आयोनिक साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट। यानी जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी जो पानी में डालने पर आयंस में टूट जाए, उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करें तो उसे बोला जाता है फॉर्मेलिटी। यानी मोलैरिटी बराबर होता था, याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यानी फॉर्मूला भी वही है।
यहाँ जब मोलैरिटी होती थी तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट होता था, फॉर्मेलिटी है तो फार्मूला वेट है। अब कुछ लोग सोचते हैं सर ये फार्मूला वेट क्या है? जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl है तो फार्मूला है Na और Cl, तो इसका जो फार्मूला वेट होगा वो होगा Na के फार्मूले का वेट बता दे भाई 23 और Cl का होता है 35.5, क्लोराइड का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दे तो फार्मूला वेट बराबर हो गया 58.5 और यही मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। पर मैंने आपको फॉर्मेलिटी पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब हम इससे मोलैरिटी में बदलते थे तो मोलैरिटी इफेक्टिव मोलैरिटी आती थी ना, तो मैं इफेक्टिव मोलैरिटी नहीं देखना चाहता था, मैं केवल फॉर्मेलिटी मोलैरिटी देखना चाहता था। तो उसी मोलैरिटी को अपन नाम दे देते हैं क्या? फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी में हमें मोल्स देखने की अलग अलग ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधे सीधे बता देते हैं कि वेट अपॉन फार्मूला वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये फॉर्मेलिटी हम टर्म तभी इस्तेमाल, ये फॉर्मेलिटी का टर्म बेटा हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास सॉल्यूट आयनिक होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा। यदि हमारा सॉल्यूट कोई नॉर्मल सॉल्यूट है तो हम ये फॉर्मेलिटी वाला टर्म ही इस्तेमाल नहीं करते, उस समय हम सिंपल सी बात करते हैं मोलैरिटी की। तो क्लियर है व्हाट इज फॉर्मेलिटी? ज्ञान की बात नंबर 1, यानी फॉर्मेलिटी मोलैरिटी होती है किसी आयनिक साल्ट सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरे नंबर पर आ जाए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स में पढ़ते समय हम इसे सीखेंगे, पर यहाँ मैं आपको कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन्स बता रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए। एक्चुअली हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन तुम्हें दी जाती है जिसे बोलते हैं इसकी वॉल्यूम कंसंट्रेशन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि ये वॉल्यूम कंसंट्रेशन है क्या, मैंने इस वॉल्यूम कंसंट्रेशन को फिलहाल मान लिया है V। आप क्या करेंगे जरा देखिए इस वॉल्यूम कंसंट्रेशन, इसको आप मल्टीप्लाई कर, आप इसे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? डिवाइड। आप इसे डिवाइड कर देंगे किससे? बाई 5.6 से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी नॉर्मेलिटी। यानी नॉर्मेलिटी कितनी होगी जरा बताना बेटा? V यानी वॉल्यूम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 5.6। किसकी नॉर्मेलिटी? हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए। इसी तरह से आ जाए, आप इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 11.2, तो आपको मिल जाएगी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर कितनी आ गई? वॉल्यूम अपॉन 11.2। या ऐसे कह सकते हैं कि हमें पता है बेटा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन है, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। और H2O2 का जो वैलेंस फैक्टर होता है, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किसी एक का काम करता है तो इसका 2 होता है। तो मोलैरिटी ये नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर वाला आ जाएगा। पर और भी कंसंट्रेशंस आती हैं, समस्या ये है। तीसरे नंबर पर आ जाए, यदि आप इसे, जैसे नॉर्मेलिटी से मैंने आपको स्ट्रेंथ निकालना सिखाया था, याद है? मैंने कहा था स्ट्रेंथ बराबर होता है सनी, स्ट्रेंथ यानी ग्राम पर लीटर। नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दे? इक्विवेलेंट वेट से। और यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना होता है इसका? 17, क्योंकि वैलेंस फैक्टर 2 है। यदि वैलेंस फैक्टर 2 है और आप चाहें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले भैया, 32 और 2 34, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर 34/2 यानी 17। तो E यानी इक्विवेलेंट वेट यानी 17 से क्या कर दे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया इंटू 17, और नॉर्मेलिटी की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी दी है जरा बताना? नॉर्मेलिटी है वॉल्यूम अपॉन 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 17। बोल क्या बन गई? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को 10 से डिवाइड कर दो, जरा याद करिए, स्ट्रेंथ को 10 से डिवाइड कर दो। किससे बेटा? 10 से। यदि हम स्ट्रेंथ को 10 से डिवाइड कर दें इसी को, तो हमें क्या मिल जाएगी? परसेंटेज। यानी यदि हमसे पूछा जाए बट इस परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो परसेंटेज बराबर कितना हो गया? 10 से डिवाइड कर दो, तो या तो नीचे 56 कर लो, वॉल्यूम इंटू 17/56 कर लो, या ऊपर 1.7 कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। 10 से डिवाइड किया, क्या चाहता है? 56 17 ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में शायद ज़्यादा इजी पड़ेंगे आपको। लीजिए, बन गया।
अब इन सब को आप एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे ये आपको अच्छे से आता है मेरे ख्याल से, फिर भी मैं आइए आपको बता देता हूँ। ये क्या है? मोलैरिटी। यदि मैं इस मोलैरिटी में मल्टीप्लाई कर दूं वैलेंस फैक्टर बराबर 2 का, तो मोलैरिटी बिकम्स नॉर्मेलिटी। ये क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज से स्ट्रेंथ में आना है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 सिखाया था। और यदि आप रिवर्स करना चाहते हैं किसी भी प्रोसेस को तो रिवर्स भी करना सीख ले भाई। यदि आप कह रहे नहीं हम तो इधर से इधर जाना चाहते हैं तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से क्या कर दीजिए? डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। यही काम ऊपर करिए। ऊपर जाने के लिए ये कर रहे हैं। यदि आपको नीचे की तरफ वापस आना है तो वैलेंस फैक्टर 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो बाई 2। समझ में आया? यानी ऊपर नीचे जाने के फार्मूला था ना, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मोलैरिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी, डिवाइड करोगे तो वापस आ गए। इसी तरह से बेटा ये क्या है? स्ट्रेंथ परसेंटेज। तो परसेंटेज को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो स्ट्रेंथ को परसेंटेज में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लिया जाए मेरे ख्याल से तो ज़्यादा आसान लगेगा हमें ना। इसको बनाइए, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। बना लीजिए पहले से। ये फार्मूले कहाँ से आए हैं इन चक्करों में मत पड़िए, इनको डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन में। कैसे मैं सिखाता हूँ, हटा दो, बना ले 10-15 सेकंड दे रहा हूँ। बन गए? चल भाई अप्लाई कर लेते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन दिया, गिवन क्या दिया? 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आपको दे रहा है, ठीक है। और कह रहा है निकालिए। अब एक एक चीज निकालते हैं। निकालिए सबसे पहले नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर है वॉल्यूम अपॉन 5.6। सॉल्व कर लेगा, इक्वल्स टू 1.78 n, अप्रॉक्सीमेट 1.8 कह सकता है। नॉर्मेलिटी का काम खत्म। कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर 10/11.2। या सोच नॉर्मेलिटी को 2 से डिवाइड कर दे, अपने आप आ जाएगी। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेगा तो वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? इट इज पॉइंट कितना है जरा बता दे? 89 m। या सॉल्व करके देख ले, ठीक है। तीसरे पर आ जा। कह रहा है परसेंटेज बताइए कितना होगा। तो परसेंटेज का फार्मूला याद कर भैया, क्या था? परसेंटेज था 10 इंटू कितना था? 17/5 पॉइंट नहीं, परसेंटेज था 17/56। 56 सॉल्व कर ले भैया, इसे कर लेगा। 170/56। तो परसेंटेज में ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 3.03%। अप्रॉक्सीमेट 3%। कह रहे स्ट्रेंथ बताइए इन ग्राम पर लीटर। तो इसी परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा? 30.3। या सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका लगा ले भैया। 10 इंटू 17/5.6, या इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से तो 30.3 ग्राम पर ले भाई। यानी वॉल्यूम कंसंट्रेशन देगा तो क्या पूछेगा? मोलैरिटी पूछेगा, नॉर्मेलिटी पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, स्ट्रेंथ पूछेगा, जो भी पूछेगा वी कैन यूज़ द फार्मूला। हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे तो सारी चीज़ें निकल आएंगी। नॉर्मेलिटी भी निकल आएगी बेटा, मोलैरिटी भी आ जाएगी, परसेंटेज भी आ जाएगी, स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। तो ये थी ज्ञान की बात टिप नंबर 2, जिसमें मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशंस को निकाला और वॉल्यूम कंसंट्रेशन की मदद से नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है ये बताया। क्या इन्हें हटा दूं? समझ में आ गए? फार्मूले यूज़ किए डायरेक्ट। और बाकी तुम्हें पता है बेटा, परसेंटेज को इसमें बदलने के लिए केवल किससे मल्टीप्लाई करना था? 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसी को, ये आ गया।
इसी तरह से मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना है तो नॉर्मेलिटी इसकी क्या हो जाएगी, दुगनी, क्योंकि नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, तो दुगनी होगी तो मोलैरिटी आधी हो गई। चलिए टिप नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरी टिप क्या कहती है? तीसरी टिप कहती है कि ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। वो कहते हैं कि इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज होती हैं? सुन ले भाई। कैटेगरी नंबर 1 होती है वो जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, और कैटेगरी नंबर 2 होती है बेटा वो जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करे और ये टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। तो कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होती हैं जिसमें जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? वॉल्यूम इज प्रेजेंट, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर से बदलता है। और इंडिपेंडेंट वो होती है जिसमें वॉल्यूम इज नॉट प्रेजेंट, जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होता। तो अब अपन इनको देखना चाहते हैं कि किसमें वॉल्यूम प्रेजेंट होता है और किसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होता। तो पहले वॉल्यूम प्रेजेंट वाली देखें। पहली परसेंटेज, कुछ ना दिया हो तो हम हमेशा वेट बाई वॉल्यूम मानते हैं, यानी ये वाली परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि बेटा वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाए बेटा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मोलैरिटी की। मेरे ख्याल से मोलैरिटी तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन था ही था, यानी इसमें भी वॉल्यूम था। मोलैरिटी के बाद हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। इसको भी आपने 1000 ml या लीटर में डिफाइन किया था। अभी अभी आपने कंसंट्रेशन पढ़ी है, फॉर्मेलिटी। बोल भाई, ये भी तो मोलैरिटी ही है एक तरह की, तो ये भी डिपेंड करेगी किस पर? तो ये वो कंसंट्रेशंस हैं जो टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। अब इंडिपेंडेंट में आ जाए। जैसे पहली, यदि वो कहे कि परसेंटेज बाई वेट, यानी वेट बाई वेट, तो इसमें कहीं वॉल्यूम आया ही नहीं, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। जैसे मोल फ्रैक्शन, इसमें उसके मोल अपॉन टोटल मोल, बस यही होता है, सही है ना। इसी तरह से जैसे वो कहेगा मोल परसेंट, उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू 100, इसमें भी कहीं वॉल्यूम नहीं आया। आपने सबसे लास्ट में एक चीज पढ़ी थी मोलैलिटी, याद है? इसमें वेट आया था सॉल्वेंट का, इसमें भी कहीं वॉल्यूम नहीं आया। तो ये सब कैसी हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पर एक कंसंट्रेशन ऐसी है जो किधर भी मूव कर सकती है, वो है ppm, क्योंकि इसे आपने निकाला था आउट ऑफ मिलियन, यानी 10⁶। तो यहां पे हम 10⁶ ml भी यूज कर लेते थे और 10⁶ ग्राम भी। तो यदि इसे हम ml के टर्म्स में लेंगे तो ये इधर चली जाएगी, और यदि इसे ग्राम के टर्म्स में लेंगे तो ये इधर चली जाएगी। यानी ml के टर्म्स में वॉल्यूम आ जाएगा, और जब ग्राम के टर्म्स में लेंगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन लगाए थे ना, याद है ना, 500 ग्राम टूथपेस्ट में इतने ग्राम फ्लोराइड आयन, तो वो ppm किसके टर्म में आई थी? वेट के टर्म्स में। जो वेट के टर्म्स में आई वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। और एक हमने कहा था 2% KOH सोल्यूशन है, याद है ना, तो वहां पे आपने वेट बाई वॉल्यूम लिया था कि 100 ml में 2 है तो 10⁶ ml में कितना होगा, तो वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। तो वो सारी कंसंट्रेशंस जिनमें वॉल्यूम इस्तेमाल होता है वो सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, जिनमें वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं होता वो सारी कंसंट्रेशंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। क्लियर है बेटा? लीजिए, नाउ इट इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थी जो आपकी हो गई है खत्म। कहीं आपको कोई डाउट लग रहा हो कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब हम लोग इनऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे और अपने अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए,
वैसे मेरे चैनल से हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स के 5 लेक्चर आए थे, मैंने नहीं लिए थे, मेरे बेटे ने लिए थे, और एस ब्लॉक एलिमेंट के लेक्चर्स स्टार्ट हुए। तो मैं एक एडवाइस आपको करना चाहूँगा कि मैं तो आपको पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, पर आप उन लेक्चर्स को भी देखिए, क्योंकि जितना उसने पढ़ाया है हो सकता है मैं उससे कुछ चीज़ें कम पढ़ाऊँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा पढ़ाऊँ। रीज़न क्या है बेटा, उसने एनसीईआरटी को बड़ा कंसर्न करके पढ़ाया, यानी सारी एनसीईआरटी की चीज़ें उसने कवर की। मैं भी ज़्यादातर चीज़ें कवर करूँगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले लूँगा, कुछ रूल्स भी ले सकता हूँ, ट्रिक्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी की मैं छोड़ भी देता हूँ, कई बार छोटे छोटे पॉइंट्स स्लिप कर जाते हैं, पर उसने स्लिप नहीं की, उसने एक एक पॉइंट आपको बताया है। तो मैं चाहूँगा कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स आई विल स्टार्ट ऑन टुमारो, तो आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिए 1 बाय 1। मैं ये नहीं कह रहा एक साथ देख लीजिए, आप पहला वीडियो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स का देखिए, फिर मेरा पहला लेक्चर आएगा ही आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हें आप एक बार जरूर देखिए, ठीक है बेटा। तो मैं आज यहीं तक रखूँगा, कंसंट्रेशंस खत्म हो गई हैं, हम लोग अब बात करेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स की। तो आई विल कंटिन्यू हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम इसे रखते हैं केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।